Hi students, let's start with the part 3 of chapter 3, human reproduction. The first question is, choose the correct option according to the blanks given in the process of spermatogenesis. अब हमें जितने भी नीचे ऑप्शंस हैं उनको देख के हमें ये बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने फ्लो चार्ट बनाया था कि कैसे कैसे किस किस प्लॉइडी के साथ पहले माइटोसिस होती है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है, लास्ट में 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं एनएन प्लॉइडी के। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर करेंगे। इसके हिसाब से इसका आंसर बनेगा कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है जिसके बाद स्पर्मेटिड निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, स्पर्म के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये बताना है। तो उसमें होते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म हैज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो मिडिल पीस में होते हैं सबसे ज्यादा और ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। टेल ऑफ स्पर्म किस चीज में हेल्प करती है? स्पर्म मोटिलिटी में, स्पर्म को मूव करके वजाइना के थ्रू, अंदर सर्विक्स के थ्रू लेके जाने में यूट्रस तक। The human male ejaculates about how many sperms? कितने स्पर्म्स करता है? 200 to 300 million sperms। ये याद करना पड़ेगा as it is. Acrosome is filled with enzymes that helps in. अब एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो किस चीज में मदद करते हैं हमें? ये करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। एनर्जी प्रोडक्शन जो है ये कर रहा है हमारा, हमने पहले पढ़ा है मिडिल पीस में, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। स्पर्म मोटिलिटी में कौन कर रहा था? टेल कर रहा था हेल्प। न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज इज रिक्वायर्ड फॉर विगरस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स? विगरस मोटिलिटी, ठीक है, इसमें एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए, तो उसकी परसेंटेज होती है 40%। इन नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट स्पर्म्स मस्ट हैव, पिछले नॉर्मल शेप एंड साइज, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? विगरस मोटिलिटी। इसमें हमने क्या देखा है? नॉर्मल शेप और साइज कितना होना चाहिए, तो दिस इज 60%। The human sperm was first seen by Ham and Leeuwenhoek। ये आपको याद करना पड़ेगा। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये किया था, इसने किया था न्यूक्लियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट, इन चारों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस किस लिए एसेंशियल होती है? फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए। एक्रोसोमल रिएक्शंस ऑफ द स्पर्म्स अकर ड्यू टू, अब एक्रोसोमल रिएक्शंस होते क्या है? एक्रोसोमल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हेन हेड ऑफ स्पर्म बाइंड्स टू जोना पेलिसुडा ऑफ ओवम। जोना पेलिसुडा बाहर की लेयर होती है ओवम की जो प्रोटेक्ट करके रखती है उसको। द एक्रोसोम रिलीजेस इट्स सम केमिकल्स वगैरह वो निकालता है बाय एक्सोसाइटोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जोना पेलिसुडा लेयर है वो ब्रेक होती है। तो इट हेल्प्स द स्पर्म टू रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम बाय डिसॉल्विंग कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलिसुडा। तो बेसिकली सपोज करो ये हमारा ओवम है, ठीक है, इसके बाहर बनी हुई है जोना पेलिसुडा और इसके भी बाहर बना रखी है हमने कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब यहां से आ रहा है स्पर्म। अब क्या होगा कि एक्रोसोमल रिएक्शन क्या कहता है कि जो एक्रोसोम है वो कुछ ऐसे केमिकल्स, स्पर्म में एक्रोसोम वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से ये वाली मेम्ब्रेन और ये ग्रीन कलर वाली मेम्ब्रेन, ये दोनों की दोनों डिसॉल्व हो जाएगी।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये आराम से ओवम के पास आ सकेगा और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कि इट कॉन्टैक्ट्स विद द जोना पेलिसिडा ऑफ द ओवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी एग। अब स्पर्म में क्या है, डीएनए है, डीएनए मेनली डीएनए ट्रांसफर होता है, तो इसका आंसर होएगा डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसमें इसका मतलब है, अभी हमने लास्ट पढ़ा था ओवा का मतलब है इसमें कि जिसमें जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो रही थी, वो एक्रोसोम की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो एक्सोसाइटोसिस करवाता है और कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो ओवम की लेयर्स है वो डिसॉल्व हो जाती है और वो इजीली उसके पास जाके फर्टिलाइज कर सकता है। तो इसका आंसर होगा एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन oocytes सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर्स इन। तो इसका आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब में होती है ये, ठीक है। A human female reaches menopause around the age of। menopause क्या होता है, जब उसके menstruation या फिर reproductive phase जो होता है वो end होता है, तो वो होता है 50 years पे, अप्रोक्स 45 to 50 या फिर 45 to 55, डिपेंड मतलब वेरी करता है लाइफस्टाइल पे, इन्वायरमेंटल चेंजेस पे ह्यूमन फीमेल की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a reaction of granules content which hardens the zona pellucida and ensures sure block to polyspermy is। polyspermy का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा स्पर्म ना आने देना, मतलब ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि अगर एक स्पर्म आ गया, इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो स्पर्म सबसे पहले टच होएगा ओवम के सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वही उसके साथ फर्टिलाइज करेगा। अगर उसकी मोटिलिटी, शेप और साइज नॉर्मल कैटेगराइजेशन में जो हमने पहले पढ़ा था कि मोटिलिटी उसकी 40% होनी चाहिए, शेप और साइज उसका 60% होना चाहिए, तो अगर वो चीज होगी तो वेल एंड गुड। उसके अलावा वो और किसी स्पर्म को नहीं आने देगा बाद में। तो ये किस चीज में है, इसका आंसर होएगा कॉर्टिकल रिएक्शंस। एक्रोसोमल तो हमने पढ़ा था कि जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम में जाके फर्टिलाइज करता है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका आंसर है एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स विद इन 5 to 10 days, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन मेमेलियन ओवम fails to get fertilized, which one of the following is unlikely to happen। अगर ओवम जो है, फीमेल ओवम जो है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो इसमें से कौन से 4 ऑप्शंस में से वो पार्ट है जो नहीं होने के चांसेस है। तो देखते हैं कि क्या नहीं होने के है। तो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि जब ओवम अगर नहीं हो रहा फर्टिलाइज, नहीं हुआ फर्टिलाइज, तो क्या होगा। सबसे पहले एस्ट्रोजन जो है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन फॉल कर गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम को तो पता ही नहीं चलता कि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं हुई। कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारे उस टाइम पीरियड के लिए, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है बिना सोचे समझे। उसको कोई सिग्नल नहीं पहुंचता, कोई हार्मोन नहीं पहुंचता उसको बोलता कि भाई तू रुक जा, नहीं हुई है फर्टिलाइजेशन। वो भेजता रहेगा 12 दिन के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी डाउन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो गया। फिर क्या करेगा अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या भेज रहा था, प्रोजेस्टेरॉन भेज रहा था। अब वही मर गया तो प्रोजेस्टेरॉन कौन भेजेगा, भाई थोड़ी आएगा, तो वो भी खत्म हो गया, तीनों चीजें गायब। उसकी वजह से क्या होगा, HCG जो यूरिन में आ रहा था वो भी कम होने लग जाएगा, वो बंद हो जाएगा। HCG बाद में क्या करता है कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल पहुंचेगा कि भाई वहां पे फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है,
तो एस्ट्रोजन भी की डिमांड भी नहीं है, HCG की भी डिमांड नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन की भी कम है। इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड होने लगेगी और फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। ये बेसिक मोटी मोटी साइकिल थी। तो इस चीज के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या बनता है कि प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। क्यों प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग? क्योंकि नई साइकिल स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो प्रिकर्सर होता है कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, ठीक है। इसीलिए दिस इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें ना सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला होता है अपने पास फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या होता है LH सर्ज होती है, LH का पॉजिटिव फीडबैक जाता है, LH और FSH की सिक्रीशन बहुत बढ़ा देता है पिट्यूटरी ग्लैंड, बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके बाद लास्ट होता है ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज, ठीक है। तो इस चीज के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा आंसर, डी, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज में। मतलब फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल, फिर रप्चर होता है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव क्यों बोलते हैं कि साइड बाय साइड उसी टाइम एंडोमेट्रियम को भी वो प्रिपेयर कर रहा होता है कि इन केस फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन हो गई तो उस चीज में उसको नरिशमेंट, वार्मथ, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंडोमेट्रियम। तो वो चीज ओव्यूलेटरी फेज के जस्ट पहले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस टू। ओव्यूलेशन हो जाने के बाद, ओव्यूलेशन कब होती है? जब LH की सिक्रीशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, LH सर्ज हो रखा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, कॉर्पस, बाद में कॉर्पस एल्बिगन्स बना, जो मटेरियल उसका रह गया ओवरी के अंदर वो कॉर्पस एल्बिगन, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है येलो कलर का, ठीक है। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है बाय सिक्रीटिंग मोर एंड मोर प्रोजेस्टेरॉन। और ये 12 दिन के बाद खत्म हो जाता है, इसकी 10 से 12 दिन की लाइफ स्पैन होती है। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिगन्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर प्रॉपर्ली समझ आया हो। कोई भी डाउट हो रेफर करना है NCERT से, और क्या कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस से ये चीज बेटर होएगी। फ्लो चार्ट्स के थ्रू जैसे भी आपको समझ आ रहा है अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ इनके साथ। एंड थैंक यू।